नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, टीचर्स का, हर एक भाई बहन गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है जिनका सपना है शिक्षक बनना। दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण हम ईवीएस के टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो अक्सर हमें प्रश्न तो पता होता है, उत्तर भी पता होता है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर भूल जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि ये अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि अवशोषण करते हैं। कि पेड़ पौधे किसका अवशोषण करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे हम O2 का, ऑक्सीजन गैस का ऑब्जर्व करते हैं, अवशोषण करते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे CO2 गैस का अवशोषण करते हैं। अर्थात बी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन सही हो जाएगा। और बात करें ऑक्सीजन गैस, O3 का उत्सर्जन करते हैं, अवशोषित CO2 का करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा की बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट के माध्यम से अपना अपना फीडबैक, अपना अपना कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे। हर एक भाई बहन गृहिणी का, सभी का कमेंट यहाँ पर सर्वमान है। महासागरों में जल स्तर की वृद्धि का कारण होता है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। जो ध्रुवीय प्रदेश में है, पहले ठंड होता रहा, गर्मी बढ़ती जा रही, तापमान में वृद्धि होती जा रही, तो बर्फ लगातार पिघलते जा रहे हैं, जिससे महासागरों में जल स्तर की वृद्धि होती जा रही है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन से पर्यावरण के लिए हानिकारक है? जैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए कुछ चीज़ें होती हानिकारक होती है, जैसे गले में खांसी आ रही तो खट्टे पदार्थ, विटामिन सी का उपयोग कम करें। उसी प्रकार ही पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, क्या होता है? कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। तो सभी को पता, पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा जो हानिकारक माना जाता है वह प्लास्टिक माना जाता है क्योंकि इसका नष्ट करना बहुत ही नामुमकिन सी बात हो जाती है। उत्पादन तो हो जाता है, लेकिन इसका नष्ट जो है, क्योंकि पृथ्वी पर पड़ा रहता है, इसका जो है जल्दी अपघटन नहीं होता है। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस H2S, SF6 या SO2 है। तो सभी को पता है, वातावरण में अत्यधिक सल्फर मिश्रित गैस हमारी कौन सी कहलाती है? H2S, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सभी को पता होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। यह एक अत्यंत विषैली गैस है, मनुष्यों के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। औद्योगिक प्रक्रम जैसे पेट्रोलियम शोधन, कागज उद्योग, रंजक उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि में एक सह उत्पाद के रूप में यह उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का अप्रदूषकी स्रोत की बात कर रहे हैं। अप्रदूषकी स्रोत कौन सा कहलाएगा? तो सौर ऊर्जा जो है अप्रदूषकी स्रोत हो जाएगा। बाकी नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल या प्रदूषकी स्रोत होंगे, और अप्रदूषकी स्रोत सौर ऊर्जा को कहला जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ क्या होता है? ऊष्मायन शब्द आप सभी लोग परिचित होंगे, आप सभी लोग ज्ञानी व्याख्याता लोग हैं। पृथ्वी के ऊष्मायन का अर्थ होता है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतें तथा मूर्तियों का संक्षारित या क्षरण होना कहलाता है। ड्राई डिपॉजिट्स, स्टोन लेप्रोसी, एरोशाल, या इनमें से कोई नहीं। जैसे मैंने स्टोन लेप्रोसी का नाम लिया, आपके जवान पे या आपके मन में आया होगा, दिल और दिमाग में आया होगा कि सर ये तो हमने पढ़ा है, और यही उत्तर सही हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम पर आपके दिल और दिमाग पे आना चाहिए कि जो अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतें तथा मूर्तियों का संक्षारित या क्षरण होना कहलाता है, स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड मुख्य रूप से उत्तरदायी होती हैं। वर्तमान में स्टोन लेप्रोसी का शिकार आगरा का ताजमहल भी हो चुका है। आइए महत्वपूर्ण उन बिंदुओं की भी बात करेंगे, साथ ही साथ बीच बीच में जो एग्जाम पे अक्सर हम भूल जाया करते हैं। दम घोटू गैस किसकी उपमा दी गई है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस की उपमा दी गई है। कौन सा गैसीय वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कर देता है? वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है, सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस
ओजोन परत को पतली करती है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस पतली करती है। प्रकाश रासायनिक स्मॉग में किन गैसों को सम्मिलित किया जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, पेरोक्सिल, एसिटाइल और नाइट्रेट, जिसे हम PAN के नाम से जानते हैं। अगला बिंदु है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? सभी को पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की बात कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए प्रोटोकॉल लागू किया जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू किया था? 1997 में लागू किया गया था। अम्ल वर्षा का कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। कई बार पूछा जाता है अम्ल वर्षा का कारण क्या है, रीजन क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला टॉपिक है अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतें तथा मूर्तियों का संचारित क्षरण होना क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। ताजमहल का पीले होने का कारण सल्फर डाइऑक्साइड है, यानी SO2 सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर है? ओस्लो पर है। विश्व में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा कहाँ पर हुई थी? स्वीडन पर हुई थी। विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा नॉर्वे पर हो चुकी है। भोपाल गैस त्रासदी थी, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, CH3NCO। चेरनोबिल स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान में भीषण नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? यूक्रेन पे 1986 पर हुई थी। डाइक्लोरो डिफिनाल ट्राइक्लोरोएथेन को किस नाम से जाना जाता है? DDT का नाम से जाना जाता है। यह DDT का फुल फॉर्म क्या है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाल ट्राइक्लोरोएथेन हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं प्रश्नों की। मिनी माता रोग जनित रोग है जो परिणाम है। देखिए, मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो किसका परिणाम है? समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, या मनुष्य को कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का होता है। देखिए, मिनी माता जो रोग है प्रदूषण जनित रोग है। यह परिणाम जो होता है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने के कारण होता है। C ऑप्शन यहाँ पर साथियों सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र क्लास को लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का। अगला प्रश्न दिया गया है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा। तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? परावैंगनी किरणों को रोकती है। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, क्योंकि ये किरणें जो होती बहुत ही हानिकारक होती हैं तथा पृथ्वी पर ऊष्मा वृद्धि में सहायक भी होती हैं, और ये किरणें मनुष्य के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं। इन किरणों में मनुष्य में कैंसर, मोतियाबिंद आदि बीमारी हो जाती है। तो काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है परावैंगनिक किरणों से होने वाली मनुष्यों में बीमारी, कैंसर, मोतियाबिंद जैसी महाबीमारी या इतनी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, स्मॉग या धुंध किससे बनता है? धुएं और कोहरे से, वाष्प के संघनन से, कोहरे तथा NO2 से, धुएं और CO2 से। देखिए, स्मॉग की जब भी बात करते हैं, धुएं और कोहरा जब मिलता है तो स्मॉग या धुंध बन जाता है, और ठंड के मौसम में ऐसा आपको देखने को ज़्यादातर मिलता है। इनमें से किस गैस की गहन संलग्नता जो है हीमोग्लोबिन से होती है? CO, NO, O2, CO2। सभी कमेंट करेंगे। हर एक भाई बहन है, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी कमेंट करेंगे। आप सभी को जय स्वाचार्य स्वागत अभिनंदन करते हैं। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को नमन करते हैं। शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, और ये शिक्षा का प्रचार प्रसार करके ही हम देश को अपने उन्नत पर ले जा सकते हैं, देश को उन ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं जहां भारत का डंका बचेगा। तो साथियों, किस गैस के गहन की संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं, जो पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है। इस गैस की गहन संलग्नता रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से होती है। इसकी हीमोग्लोबिन से संलग्न क्षमता ऑक्सीजन की अपेक्षा 300 गुना अधिक होती है, जिसके कारण यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता? तो एक ही होगा, वह होगा सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? देखिए, आप सभी को पता औद्योगिक अपशिष्ट कचरा,
रेडियोधर्मी कचरा या कृषि जनित कचरा अपशिष्ट, ये तीनों जो हैं जल प्रदूषण का स्रोत हैं। लेकिन खनन अपशिष्ट आपका नहीं होगा। और ये एमपी टेट प्राइमरी लेवल 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोग का एक उदाहरण कौन सा होगा? डिप्थीरिया हो जाएगा, टॉन्सिलिस हो जाएगा, अतिसार हो जाएगा, खसरा हो जाएगा। ये भी आपके एमपी टेट प्राइमरी लेवल 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण इनमें से कौन है? वह है अतिसार। अतिसार एक जल जनित रोग है जो दूषित जल के पीने से होता है और डायरिया के नाम से भी इसे जाना जाता है अतिसार को। और पेचिस, टाइफाइड, हैजा, ये आदि कौन है? सभी को पता है। इसके अलावा भी ये सभी जल जनित बीमारियां कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों अर्थात परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन। ये भी एमपीटी प्राइमरी लेवल 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इनमें से ऐसी गैस जो सूरज की घातक किरणों से रक्षा करती है वह है O3, अर्थात हम बात कर रहे हैं ओजोन के। ऑक्सीजन के 3 अणुओं से क्या मिलता है? बनता है आपका O3, ओजोन बनता है। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं, ओजोन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं कि सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को कौन रोकता है? ओजोन क्षण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस क्लोरोफ्लोरो यानी CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन यूनिट है। ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 में लाया गया। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई ग्रीष्म ऋतु श्रीनगर में की गई थी। ओजोन परत को न्यूनतम मोटाई वर्षा ऋतु त्रिवेंद्रम में आपको मिलेगी। और ओजोन परत को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987। ओजोन छिद्र मानी जाती है 200 डॉप्सन यूनिट के नीचे ओजोन छिद्र मानी जाती है। जब 200 डॉप्सन यूनिट के नीचे कोई होगा, संघनन जो होता है उससे नीचे होगा, तो वह क्या माना जाता है? ओजोन में छिद्र माना जाता है। ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान कहाँ पर हुआ है? तो दक्षिणी ध्रुव पर देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, 5 प्रश्न और करेंगे टोटल इस क्लास में। टोटल 20 प्रश्न हम करने जा रहे हैं, साथ ही साथ महत्वपूर्ण फैक्टों के भी बारे में बात करते जा रहे हैं। आइए प्रश्न की बात करते हैं। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? देखिए CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों जो हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है आपका नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों है, नाइट्रोजन आपका नहीं है। ये भी आपके MPTT प्राइमरी लेवल 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न साथियों, इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? देखिए सभी को पता है प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा। ये कौन है? सभी कमेंट कीजिए। देखिए जैव अपघट्य पदार्थ और जैव अनअपघट्य पदार्थ, ये तीनों आपके दिए गए हैं, ये जैव अनअपघट्य पदार्थ हैं। तो इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा, क्योंकि जैव अपघट्य पदार्थ वे होते हैं जो जैविक रूप से आसानी से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा ये जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है, क्योंकि इनको आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, BOD 5 क्या है? काफ़ी बार यह पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। तो BOD 5 का मतलब होता है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। ये भी आपको ध्यान देना है। यह एक क्या है? मापन है, जिसे जल या वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। BOD 5 दिन में जैविक ऑक्सीजन की भाग की इकाई गिनी जाती है। और दूसरा आता है DO, डाइसॉल्व ऑक्सीजन। यह जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जलीय जीवों को श्वसन के लिए आवश्यक होती है। और जब जल में DO यानी कि 0.8 mg से कम होती है तो ऐसे जल को क्या है? संदूषित जल यहाँ पे कहा जाता है। और जब यह मात्रा 0.4 मिलीग्राम प्रति लीटर हो जाती है तो यह अत्यधिक प्रदूषित कहा जाता है। यहाँ पे संदूषित नहीं, यहाँ पे प्रदूषित हो जाएगा, मिसप्रिंट हुआ है। अब बात करेंगे BOD की, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह जैविक ऑक्सीजन की मांग, ऑक्सीजन की वह मात्रा है जल में कार्बनिक पदार्थों को जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। अगला है आपका COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह रासायनिक ऑक्सीजन है, जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है।
और ये जो होती है जल प्रदूषण के मापने के लिए बेहतर विकल्प होता है। एक आता है MPN, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, सर्वाधिक संभाव्य संख्या। जिस जल में जलमल जैसे जैविक अपशिष्टों का प्रदूषण होता है उसमें इकाई कोलाई जैसे जीवाणु की संख्या अधिक पाई जाती है। तो MPN परीक्षण की सहायता से इकाई कोलाई आदि जीवों को पहचाना जाता है एवं मापा जाता है और प्रदूषण जल में क्या है, उच्च MPN पाया जाता है। अगला प्रश्न है, 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? तो सभी को पता है इंफ्रारेड रेडिएशन। हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर जो रेडिएशन होता है वह इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। अगला प्रश्न है, लंदन धूम्र पाया जाता है ग्रीष्मकाल के दिन में, ग्रीष्मकाल के सुबह, शीतकाल के दिन शाम समय पर या शीतकाल के सुबह पर? तो सभी को पता है शीतकाल के सुबह पर लंदन धूम्र पाया जाता है। यह कोहरा ही है, एक स्मॉग के टाइप ही होता है। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण आज की क्लास के महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन किया। 20 में से आपका कितना स्कोर है? 12+ है, 15+ है या 20 में से 20 है? नीचे कमेंट के माध्यम से अपना अपना स्कोर जरूर बताएं। मैं जयसवाल सर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।